So today we are going to understand about the Consumer Protection Act, right? But first of all, we have to understand about the consumer protection. So as we can see, consumer protection means protecting the interest of consumers. हम सभी को पता है कि कंज्यूमर क्या है, वो हमारे मार्केट का किंग होता है, ठीक है। और उसी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को दिमाग में रखते हुए ही हम प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो जितनी भी बिजनेसमैन हैं, अगर वो कंज्यूमर की नीड्स को ही नेग्लेक्ट करेंगे तो वो कभी मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी में ही क्या होता है, अभी जैसे ही सप्लायर्स की अगर मैं बात करूं, तो कुछ ऐसे सप्लायर या कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक क्वालिटी ध्यान नहीं देते, है ना, क्वालिटी कम कर दी, या फिर एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं चीज़ों में, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में कस्टमर को तो पता चल नहीं पाता कि है ना बिजनेसमैन हमारे साथ क्या फ्रॉड करने जा रहा है। तो इसीलिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब ही क्या होता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब इतना काम तो ठीक है कि हम लोग को कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन इतने काम करने की इंपॉर्टेंस क्या है ना, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस, फिर है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, देन वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। तो पहले हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर इग्नोरेंस की। कंज्यूमर इग्नोरेंस, ठीक है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं या कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिन्हें अपने राइट्स और रेमेडीज के बारे में पता ही नहीं होता कि उनको कुछ राइट्स भी मिले हुए हैं, ठीक है, या कोई ना कोई ऐसी रेमेडीज भी हैं जिनके थ्रू वो खुद को बचा भी सकते हैं, ठीक है। या कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो हमें हेल्प करती हैं, जहां पर हम किसी को केस भी कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं अपने साथ कुछ गलत हुआ है तो, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एजेंसीज बनी हुई है, उन्हीं को राइट्स, उन्हीं की रेमेडीज को बताने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जानना बहुत जरूरी है। दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और हमारे इंडिया में बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं, कोई भी एक वैरायटी के लोग है ही नहीं है, ठीक है। अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो कंज्यूमर एक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो हमारे मतलब इंडिया में बनाई हुई हैं, जो सिर्फ क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को एनकरेज करती हैं कि उनके जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उन्हें बताएं और उनको जाकर के हेल्प करें। कस्टमर अगर नहीं भी करवा रहा तो कस्टमर के बिहाफ में वो लोग उनको हेल्प करें, उनके बिहाफ में उनके लिए एक्शंस लें। अगला है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड से मतलब है कि बहुत ज्यादा फैल जाना, मतलब एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा है आज के टाइम पे कंज्यूमर्स का। तो आज के टाइम पे कस्टमर को तो बोलते तो हैं कि वो किंग है मार्केट का, उन्हीं की नीड्स के अकॉर्डिंग चलना है हमें, लेकिन कस्टमर के साथ ही अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए लोग एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत कर रहे हैं, बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको चीट करते हैं। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ही सबसे ज्यादा अब यहाँ पे एक टारगेट बन जाता है कि कस्टमर को हमें सेफ रखना, उसके साथ एक्सप्लॉइट ना करना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेसमैन को क्या फायदे होते हैं अगर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है तो पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अगर एक बिजनेसमैन है, जब से ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन आया है उसके बाद से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो कंपटीशन सिर्फ इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नली भी है, मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन भी चल गया है। तो कंपटीशन में रहने के लिए बिजनेसमैन को जीतना पड़ता है, मतलब बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बिजनेस में सभी में एक रेस लगी होती है कि हम आगे बढ़ेंगे, हमें अपना शेयर मार्केट में कैप्चर करना है। तो इस चीज में वो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है हमें, ठीक है, कस्टमर की नीड्स को भी दिमाग में रखना है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कस्टमर की नीड्स को ही सेटिस्फाई करते हुए चलते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहली प्रायोरिटी मानते हैं और उनको ही सबसे पहले सेटिस्फाई करने के लिए सोचते हैं। तो जो ऐसे बिजनेसमैन हैं जो सिर्फ कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट है बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। बिजनेसमैन एक सोसाइटी का ही पार्ट है, ठीक है, आता तो सोसाइटी से है। अब वो प्रॉफिट भी अर्न करता है तो सोसाइटी को ही सामान बेच करके, ठीक है। तो जो भी काम कर रहा है वो सब सोसाइटी के लिए कर रहा है, एक तरीके से रिसोर्सेज का एक तरीके से ट्रस्टी बन जाता है वो, ठीक है। अब वो जब हमें पता है कि हम एक सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, हमें सामान भी सोसाइटी को ही बेचना है, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर के बेनिफिट के लिए ही काम करेंगे और उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है, नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब एक बिजनेसमैन है, उसकी खुद की एक ऑब्लिगेशन बनती है कि अगर वो सोसाइटी से ही बिलोंग करता है तो सोसाइटी के लिए ही कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल रहे। मतलब अगर कोई सामान बेच रहा है तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस पर उसे बेचना चाहिए सामान को, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी अच्छे प्राइस से बेचोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा और आपका बिजनेस जो का वो लॉन्ग टर्म के लिए भी सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से आपके बेनिफिट के लिए, मतलब बिजनेसमैन के बेनिफिट के लिए ही होती है। नेक्स्ट है मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल मतलब होता है आपको बोला नहीं जाएगा, ये बस आपको खुद को पता होना चाहिए कि हमारी ये भी जिम्मेदारियां कुछ बनती हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनली एथिक्स तो प्रोफेशनली बोल दिए जाते हैं कि हमारे कुछ एथिक्स होते हैं जो हमें करना ही करना है, नहीं करेंगे तो हम लोग को एक तरीके से मतलब सोसाइटी से हटा दिया जाएगा। लेकिन मोरली भी आपको एक स्ट्रांग बनना पड़ता है। बिजनेसमैन अगर मोरली या एथिकली काम करता है तो वो एक तरीके से उसके बिजनेसमैन के लिए ग्लोरी है, ठीक है। उनके लिए मतलब चार चांद लगा देता है उनके बिजनेस में, वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है, उसका मार्केट में शेयर बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो आज के मार्केट में एथिकल वैल्यूज जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, साथ में प्रॉफिट कमाने के साथ साथ, ठीक है। तो क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है ये, लेकिन मतलब आपको इसके लिए कोई पनिशमेंट तो नहीं दी जाएगी, लेकिन आप अनएथिकल हो तो आपकी मार्केट में कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट को किससे मतलब होता है? टैक्सेस से, ठीक है। आप टाइम टू टाइम टैक्सेस पे करते रहो, या फिर साथ में कोई भी चीटिंग ना करो कस्टमर के साथ, ठीक है। अगर आप चीटिंग कर रहे हो, आप कोई मतलब कुछ भी मतलब मिक्सिंग कर रहे हो, क्वालिटी बेकार कर रहे हो अगर प्रोडक्ट की, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरफेयर करती है, ठीक है। आपकी चेकिंग करने आ जाएगी, ऑडिटिंग कराएगी, ठीक है। तो ये सब काम क्या होते हैं? गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट बीच बीच में चेक करती रहेगी बिजनेसमैन कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, कस्टमर के इंटरेस्ट को हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कुछ करोगे ही नहीं, बिजनेसमैन ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, तो गवर्नमेंट इंटरवीन भी नहीं करेगी, इवन आपको आकर के सपोर्ट करेगी। कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस को करने का सबसे बड़ा पर्पस ही कंज्यूमर होता है। अगर कंज्यूमर्स ही नहीं होंगे तो बिजनेस कहाँ से चलेगा? आप प्रोडक्शन करोगे किसके लिए, ठीक है। तो बिजनेस का पर्पस जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को क्रिएट करना ही होता है, और बिजनेस में जितने ज्यादा कस्टमर्स बनाता है, जितने ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, उतने ही कस्टमर्स उनके लिए एड ऑन होते चले जाते हैं। तो उसका बहुत बड़ा काम बनता है बिजनेसमैन का, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कस्टमर को एक तरीके से सेटिस्फाई रखे और कंज्यूमर को एक तरीके से प्रोटेक्ट करके चले, ठीक है। अभी तक हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ लिया और इम्पोर्टेंस पढ़ ली, ठीक है। तो ये सभी पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि गवर्नमेंट को एक एक्ट बनाना चाहिए, मतलब एक कंपलसरी चीजें बना देनी चाहिए जिसकी वजह से एक प्रेशर रहे लोगों के ऊपर भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उसने कुछ लॉज या कुछ लेजिस्लेशंस बनाए थे जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए थे। तो इसमें कुछ रेगुलेशंस बने थे, जिसमें कि पहला क्या बना था? हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था, ठीक है। ये कब बना? जुलाई 1 1987 में बना, लेकिन बाद में जाके कुछ चेंजेस भी हो गए थे 2019 में, ठीक है। तो ये बना था सबसे पहले किसके लिए? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जुलाई 1 1987 में। बाद में अभी अभी रिसेंट में इसका अमेंडमेंट भी हुआ है, चेंजेस हुए हैं 2019 में, ठीक है। तो इस एक्ट में इसके मेन फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला है, दिस एक्ट हैज प्रोवाइड वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंज्यूमर। ये बताता है किस कस्टमर की, किस कंज्यूमर की क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। दूसरी चीज वही रिपीट हो रहा है कि कस्टमर को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, मतलब उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तीसरी चीज कि अगर एक कस्टमर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है प्रोडक्ट को लेकर के, तो उसमें कुछ 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज भी बनाई हैं, मतलब 3 लेवल पर एजेंसीज भी बनाई हैं, जिसमें एक कस्टमर कुछ ना कुछ कंप्लेन फाइल भी कर सकता है। तो जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स मिले हैं, ठीक है। तो ये 6 राइट्स हैं जो कस्टमर को मिले हुए हैं, ठीक है। पहला है राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी से मतलब खुद का बचाव करना एक तरीके से। तो इस राइट के अकॉर्डिंग इसमें ये बोला गया है कि कंज्यूमर को जब भी सामान खरीद के लेकर के आए तो उसमें खुद को मतलब खुद की लाइफ उसमें हैजार्डियस ना हो, उसके लिए कुछ मतलब सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे वो। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट से
लॉन्ग टर्म में जाकर के या फिर शॉर्ट टर्म में ही उस प्रोडक्ट से अगर किसी भी कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए वो अपना मतलब एक तरीके से सेव कर सकता है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। कैसे? कुछ ना कुछ क्लेम करके, ठीक है। लाइक हम मान के चलते हैं कि आपने कुकर खरीदा, प्रेशर कुकर खरीदा, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो फट गया। इसकी वजह से क्या हुआ, आपके लग भी गई, लोग जल भी जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब खुद की लाइफ को या खुद की हेल्थ को या खुद की प्रॉपर्टी में अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारा एक राइट बनता है कि हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगला राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन से मतलब होता है कि इस राइट के अकॉर्डिंग एक कस्टमर को पूरा पूरा राइट है कि वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है कि लाइक उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी रखी हुई है, कितनी प्योरिटी का बना हुआ है, इसके स्टैंडर्ड्स क्या है, इसका क्या प्राइस है। हम A to Z कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं पूछ के आएंगे और बाद में अगर प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस होते हैं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो बेटर है हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसको चेक कर लें अच्छी तरीके से, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन है जो उसकी लेबलिंग लिखी हुई है, पूरी सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पढ़ें, देन उसको खरीदें। ठीक है, और अगर सेलर है तो सेलर से आप इन्फॉर्मेशन कुछ भी पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू मेक चॉइस। चॉइस से मतलब होता है आपकी पूरी पूरी मतलब पूरा पूरा राइट बनता है कि आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उसमें से चूज कर सकें। कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता है कि ये ना आपको यही वाला प्रोडक्ट खरीदना है, नहीं, आप जो पसंद आएगा आपको आप सिर्फ वही खरीदोगे। एक कस्टमर का पूरा पूरा राइट होता है कि उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। अगर एक कस्टमर चाहता है कि ये ना वो दो इस मतलब सेम शॉप से नहीं खरीदना, वो दूसरी शॉप से खरीदना चाहता है, तो वो ऑब्वियसली दूसरी शॉप से खरीद सकता है, कोई भी इसमें उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकता। अगर वो चाहता है कि पर्टिकुलर एक ही ब्रांड के चीजें ही उसे खरीदनी है तो वो एक ही ब्रांड की खरीदेगा, अलग अलग ब्रांड्स की खरीदनी है तो अलग अलग ब्रांड्स की खरीदेगा। ठीक है, लेकिन इसमें पूरा पूरा चॉइस मिलती है। अगला है राइट टू बी हियर्ड या फिर रिप्रेजेंटेटिव। हियर्ड मतलब होता है सुनना। ठीक है, ये इसमें इस राइट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि कस्टमर का पूरा पूरा राइट है कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अपनी बात रख सकता है या फिर सुन सकता है। ठीक है, अब इसमें ये बोला जाता है कि कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। अगर उसकी कोई भी कंप्लेन है तो सेलर को सुननी पड़ेगी, या कंपनी जो भी है वो आपकी कंप्लेन्स को बिल्कुल सुनेगी। ठीक है, अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है, खरीदने के बाद आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको इस एक्ट में यही बोला है कि आपका राइट है कि कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर केयर के थ्रू या डायरेक्टली कंपनी के कांटेक्ट के थ्रू आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी यही बोलती है कि भाई आपका पूरा पूरा राइट है कि चीजें आपको पहले रिप्रेजेंट करके दिखाई जाएं। लाइक कुछ भी हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि आप पहले से चला करके दिखाइए, हमें यूज करके दिखाइए, डेमो करके दिखाइए। ठीक है, तो वो था रिप्रेजेंट करना एक तरीके से। तो आप पूरा पूरा राइट रखते हैं कि आप सामने वाले को बोले कि आप पहले रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ठीक है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सुनो भी। ठीक है, आप भी सुनो और सामने वाला भी आपको सुनेगा प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल से मतलब होता है कुछ ना कुछ कंप्लेन फाइल करना। यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज भी बना के दी हुई हैं 3 स्टेजेस पर। ठीक है, 3 लेवल्स पर। तो अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि कोई भी ऐसा काम किया है, फ्रॉड किया है या फिर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई हैं, तो आप या तो उसके पैसे लौटा दो, ठीक है, या फिर आप रिप्लेस करा लो सामान को, या फिर आप जो भी डिफेक्ट आ चुका है उसको सही करवा लो। सीधी सी बात है। अगर इतना भी नहीं होता है, ठीक है, तो नहीं, आप क्या कर सकते हो, क्लेम भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, किसी के लिए कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ क्लेम मिल जाएगा, या फिर पैसे वापस हो जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्वेंट हो ही जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन के नाम से पता चल रहा है कि कंज्यूमर को एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, लाइक हम किसी स्कूल में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले तो स्कूल के बारे में पूरी तरह से पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपको स्कूल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, कितनी ब्रांचेज है उसकी, कितने साल पुराना है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, कितनी ग्रोथ हुई है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, टीचर्स कैसे हैं, तो पूरी तरीके से आपको उसके बारे में
में एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो और एजुकेशन लेने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो कंज्यूमर का पूरा पूरा राइट है कि उसको पूरी पूरी नॉलेज हो, उसकी स्किल्स के बारे में कस्टमर को मतलब इन्फॉर्म किया जाए सभी चीज़ों के बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि एक कंज्यूमर जो होता है वो सबसे ज़्यादा अगर खुद में ही एजुकेटेड होगा, लिटरेट होगा, तो उसको कोई फ्रॉड कर भी नहीं सकता, उसको कोई पागल भी नहीं बना सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट वो जो है हमारी इंडिया की, वो बोलती है कि आप किसी भी चीज़ को अगर खरीदने जाते हो तो उसके बारे में पूरी पूरी पहले इन्फॉर्मेशन रखो, उसके बारे में एजुकेटेड रहो, देन उसको परचेज करो। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या बनती है, ठीक है। या आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या जिम्मेदारी दी हुई है जो आपको फॉलो करनी है। तो पहला है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। तो कंज्यूमर को जो जो राइट्स मिले हुए हैं, जो हमने अभी अभी पढ़े थे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मेक चॉइस, रिप्रेजेंटेशन, ये सारे जो हमारे राइट्स होते हैं वो सभी को फॉलो भी करना चाहिए। अगर हमें राइट्स पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अगर कभी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम उसको, उसके लिए मतलब राइट्स को फॉलो भी करेंगे एक तरीके से। नेक्स्ट वन है कॉशियस कंज्यूमर। कॉशियस कंज्यूमर का मतलब होता है कि आपको एक तरीके से हर चीज़ में प्रिकॉशन लेके चलना है, ठीक है। अगर मतलब सेलर ने हमें कुछ बोल दिया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, आप परचेज कर लीजिए, लेकिन नहीं, आप पूरी तरीके से उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस सब चीज़ें कंफर्म करके ही खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को, ठीक है। आपको कंज्यूमर सेलर पर डायरेक्टली बिलीव नहीं कर लेना है, ठीक है, ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। नेक्स्ट वन है फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवियंसेस। अच्छा ठीक है, कभी कभी हम लोग को पता है, हम लोग को प्रॉब्लम हो जाती है, तो एज अ कंज्यूमर हम लोग किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेंट फाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कंप्लेंट फाइल सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए करनी है जब आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ की प्रॉब्लम हो गई, आप है ना कंज्यूमर सेलर को हम बोल नहीं रहे हैं और डायरेक्टली हम कंप्लेंट फाइल करने के लिए चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले आप एक चीज़ों को सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे सेलर के साथ। अगर फिर भी नहीं आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन होती है तो फिर हम क्या करेंगे, कंप्लेंट फाइल तब करेंगे, ठीक है। तो जब भी कंज्यूमर को लगता है कि हाँ कंप्लेन एक जेन्युइन है, इसमें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है कस्टमर का, तो ही हम उसमें कंप्लेन के लिए फाइल करेंगे, ठीक है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंज्यूमर की। नेक्स्ट वन है कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर को कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम अपना पैसा दे करके आ रहे हैं, किसी भी चीज़ को कुछ फ्री में नहीं लेकर के आ रहे हैं। अगर हम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो हम उसमें मार्क लगे होते हैं हर किसी चीज़ के, ठीक है। जैसे ISI मार्क है, AG मार्क है, ठीक है, ISO मार्क होता है, वूल मार्क होता है। ये सारे मार्क्स को हमें चेक करके ही प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए, ठीक है। इन सभी से एक तरीके से हमें भी एश्योरिटी रहती है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी होगी इसकी, ठीक है। तो अगर हम ये सब चीज़ें चेक करके प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो हमें प्रोडक्ट में कमियां भी नहीं दिखेंगी, ठीक है। डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। अब ये बोला जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट में जो दिखा दिया जाता है, अगर आपका प्रोडक्ट वैसा नहीं निकलता है, ठीक है, तो ये एक सेलर की कमी है, ठीक है, या जो एडवर्टाइजर है उसकी कमी है ये, ठीक है। तो आपको हर चीज़ एडवर्टीजमेंट को देख करके ही नहीं खरीदनी है, उसको चेक भी करेंगे हम हर बार, ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट में दिखा दिया जाता है, एक्चुअल में अगर वो चीज़ नहीं दिखाई जा रही है, ठीक है, तो हम कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सब चीज़ें क्या करना है, एडवर्टीजमेंट पे बेस्ड होकर के नहीं चलना है, हमें सब चीज़ें चेक खुद से करनी है, ठीक है। इसके बाद होता है इंसिस्ट ऑन कैश मीमो। कैश मीमो होता है जैसे हम लोग कुछ भी सामान खरीद के लेकर के आते हैं, उसके लिए बिल बनवाने के लिए, ठीक है। तो एज अ प्रूफ रहता है कि हमने कुछ परचेज किया था एंड इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कैश मीमो को शो करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी कुछ भी परचेजिंग करनी है तो कैश मीमो के लिए सेलर को इंसिस्ट करना है कि हमें बिल बना करके दीजिए, बिना बिल के हम सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अगला है रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करना से मतलब है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए, मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करो आप, ठीक है। अब जैसे हमने बोला था पहले कि भाई पॉलीथिन्स यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पेपर बैग्स यूज़ करेंगे। तो हमने पेपर बैग क्या करा, इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, तो इनको हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब एनवायरमेंट की भी एक तरीके से सेवेज कर रहे हो, ठीक है।
अगला है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सभी के बारे में आपको अवेयर रहना है। अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उन चेंजेस के बारे में अवेयर रहना है। अगर हमारे कुछ राइट्स हमें मिलते हैं तो उनके बारे में अवेयर रहना है। एक तरीके से आपको सभी चीज़ों में एजुकेटेड रखना है, जिससे कि कोई आपको मतलब मिसयूज ना कर सके, आपको कोई धोखा ना दे सके। ओके, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ने के बाद हमारा टॉपिक आता है रिलीफ्स एंड रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स ऑन विच वी कैन फाइल अ कंप्लेन। ओके, जब भी हम कोई कंप्लेन फाइल करने के लिए कोशिश करते हैं, कंप्लेन कर भी देते हैं, ठीक है, तो एक कंज्यूमर या फिर एक सेलर खुद को कैसे बचा पाएगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रोडक्ट में, हम सोचते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट हो गया है, ठीक है, तो सेलर क्या करेगा, या तो उस डिफेक्ट को रिमूव करवा देगा, ठीक है, उस डिफेक्ट को हटवा करके या सही करवा करके उस प्रोडक्ट को वो कंज्यूमर को दे देगा। ठीक है, तो बच सकता है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट, या तो वो उस प्रोडक्ट को ले करके उसके बदले में कोई दूसरा प्रोडक्ट दे देगा आपको, ठीक है, मतलब एक्सचेंज करके दे देगा जो भी सही होता है, तो तब भी एक सेलर जो होता है वो बच सकता है। रिफंड ऑफ द प्राइस पेड, जो उसने पैसा पे करा है, लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम हुई थी प्रोडक्ट में, वो अच्छा नहीं था प्रोडक्ट, आपने क्या करा, सेलर के पास लेकर के गए, आपने बोला कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है, तो सामने वाला क्या करेगा, सेलर, वो आपको पैसे उसके लौटा करके दे देगा। ठीक है, कॉम्पेंसेशन ऑफ लॉस सफर्ड। अब कभी कभी क्या होता है, हमने प्रोडक्ट तो यूज कर लिया, ठीक है, अब प्रोडक्ट भी खराब हो गया, लेकिन उससे हमारा भी लॉस हो गया। ठीक है, आपने सोचा कि हम कंप्लेंट फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कहाँ गए, सेलर के पास गए, तो सेलर क्या करेगा, आपका जो लॉस हुआ है उसका भी कॉम्पनसेशन देगा। ठीक है, अगला क्या है, रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। जैसे हम प्रोडक्ट के साथ करते हैं वैसे सर्विसेज के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी कोई कमी रह जाती है सर्विसेज में, ठीक है, या कोई बेकार सर्विस दे दी जाती है, ठीक है, तो वो सर्विसेज या तो देना बंद कर देते हैं या फिर सर्विसेज को सही कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर हम कोई भी ट्रेड प्रैक्टिसेस ऐसी कर रहे हैं जो सही नहीं है, इलीगल होती है, ठीक है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये गलत है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे डिसकंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उस काम को करना ही बंद कर देंगे। स्टॉपिंग द सेल ऑफ हेजार्डियस गुड्स। जितने भी हेजार्डियस गुड्स होते हैं, मतलब जो बेकार गुड्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें बेचना ही बंद कर दें। ठीक है, तो अगर सेलर जो है उन चीज़ों को बेचना ही बंद कर देगा तो उस पर कुछ केस वगैरह या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारी रेमेडीज हैं जो कि कस्टमर के पास भी अवेलेबल होती हैं और सेलर के पास भी अवेलेबल होती हैं खुद को बचाने के लिए। Okay, now we will discuss about the redressal agencies, okay, where a consumer can file a complaint about their grievances. Okay, so under the Consumer Protection Act we can complaint file, okay, in 3 tier levels. Okay, तो 3 टायर्स क्या है हमारे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ओके, इनको 3 टायर बोलते हैं क्योंकि 3 टायर में ही हम अपनी कंप्लेंट्स को फाइल करते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता है, अगर हम कंपैरिजन के थ्रू पढ़ें तो भी पढ़ सकते हैं और अगर सिंगल सिंगल पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अगर हम बात करें, अगर हमारा कोई भी लॉस है या आपकी कंप्लेन है 1 करोड़ से कम की, ठीक है, 1 करोड़ तक की या 1 करोड़ से कम तक की, वो जाती है सबसे पहले कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन पर। अगर कोई कंप्लेन है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की, ठीक है, तो हम कहाँ कंप्लेन फाइल करेंगे, स्टेट कमीशन पर। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई कंप्लेन है 10 करोड़ से भी ज़्यादा की है, ठीक है, तो वो जाएगी नेशनल कमीशन पर, कंप्लेन जाएगी उसकी। ठीक है, अच्छा, जब हम कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पर भी काउंसलिंग बैठी होती है, भाई वहाँ पे मेंबर्स बैठे होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े लोग। ठीक है, तो वहाँ पे कौन कौन बैठा होता है, एक प्रेसिडेंट बैठा होता है, वहाँ का जज बैठा होता है, ठीक है, और 2 मेंबर्स भी होते हैं। ओके, और यहाँ पर भी ऐसे होता है, प्रेसिडेंट होते हैं और एटलीस्ट 2 मेंबर और होते हैं। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 2 तो चाहिए ही चाहिए। सेम ऐसे नेशनल कमीशन में है, प्रेसिडेंट होगा लेकिन इसमें साथ में 4 मेंबर होंगे। ओके, इन 4 मेंबर में से एक वुमेन का होना कंपलसरी है, होनी ही चाहिए। ओके, अगर ये प्रेसिडेंट की बात करें डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, तो प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, रिटायर्ड या वर्किंग जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ओके, अगर स्टेट कमीशन की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज होना चाहिए हाई कोर्ट का।
ओके। और अगर नेशनल कमीशन की बात करें तो ये सारे मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन्हें, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर आपकी कोई भी कंप्लेन है 1 करोड़ तक की, ठीक है, 1 करोड़ तक की या 1 करोड़ से कम की है, तो हम सबसे पहले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन पर कंप्लेन फाइल करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट बैठे होते हैं या आपके और भी मेंबर्स बैठे होते हैं, सबसे पहले वो लेबोरेटरी में आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में टेस्टिंग कराएंगे। वो चेक करेंगे एक्चुअल में प्रॉब्लम उसमें थी या नहीं थी, या फैक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने के बाद अपना जजमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जजमेंट सेटिस्फाई है तो ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको मतलब दोबारा और कंप्लेन कर सकते हो स्टेट कमीशन पर। ये नेक्स्ट लेवल होता है उसका, ठीक है। लेकिन ये कंप्लेन आपको 45 डेज के अंदर अंदर ये कंप्लेन फाइल कर देनी होती है स्टेट कमीशन पर, ठीक है। सेम ऐसी स्टेट कमीशन भी क्या करेगा, वहाँ पर प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 2 मेंबर तो बैठे होंगे जो कि आपकी कंप्लेन को दोबारा से सुनेंगे, फिर दोबारा से लेबोरेटरी में ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी, फिर वो लोग अपना जजमेंट देते हैं। लेकिन अभी भी आप इनके जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो फिर दोबारा से 45 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से नेशनल कमीशन को कंप्लेन फाइल बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं है तो नेशनल कमीशन पे हम अपनी कंप्लेन फाइल करेंगे, एप्लीकेशन दे देंगे कि हमारी भाई ये कंप्लेन है, फिर आपको बुलाया जाएगा, आपकी कंप्लेन के बारे में सब चीज़ें सुनेंगे। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट्स हैं और जो 4 मेंबर्स बैठे हुए हैं वो आपकी कंप्लेन फिर दोबारा सुनेंगे। वहाँ पर आपकी जो कंप्लेन फाइल हुई है तो आपको फिर प्रोडक्ट की चेकिंग की जाएगी, उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी जजमेंट होगा वो सब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आप इसको लेकर के सेटिस्फाई नहीं हो तो हम कहाँ से अपनी कंप्लेन दोबारा से फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं होता। अगर आपकी, ठीक है, कंप्लेन 10 करोड़ की है तो हम स्टेट कमीशन पे जाएंगे, लेकिन अगर कंप्लेन 1 करोड़ की है तो आप स्टेट कमीशन पे डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, ठीक है। पहले हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे, आप सेटिस्फाई नहीं हो तो ही स्टेट पे जाओगे, फिर सेटिस्फाई नहीं हो तो ही नेशनल कमीशन पे जाएंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली नेशनल पे नहीं जा सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप 3 टायर पूरा स्टेप होता है, पूरी प्रोसेस होती है, फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे NGOs होते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं साथ में, ठीक है। तो कंज्यूमर होते हैं, तो अगर कभी कभी कोई कंज्यूमर होते हैं उनको पता नहीं होता कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं, तो वहाँ पर NGOs उनको हेल्प करते हैं, ठीक है, कि उनके बारे में बताएंगे जा कर के कि भाई ऐसे ऐसे हमारे राइट्स होते हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें ऐसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ कंज्यूमर होते हैं जो मतलब कंप्लेंट फाइल करने के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं, ठीक है, खुद को मना नहीं पाते हैं, उनको डर लगता है, तो उनके बदले में NGOs भी उनकी तरफ से कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी एक पर्सन की तरफ से नहीं, पूरे मतलब जो अपना ग्रुप होता है या पूरी कम्युनिटी होती है उनकी तरफ से भी कंप्लेंट फाइल की जाती है इन सभी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको और कौन कौन हेल्प कर देता है, NGOs हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब भी हमें एक तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, हेल्प करती हैं हमें, ओके।